अच्छा, तो विद्यार्थी पहले आपने पिछली कक्षाओं में देखा है कि जो मनोविज्ञान का अर्थ है, मनोविज्ञान से संबंधित कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, कि मनोविज्ञान का इतिहास कहाँ से लेकर कहाँ तक पहुंचा, और किस प्रकार से मनोविज्ञान है वो किस प्रकार से अपनी प्रगति करता है। तो इसके बाद में हम पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान के परिभाषा, जिसमें वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित एवं विशुद्ध विज्ञान है। वाटसन ने कहा क्योंकि जो व्यवहार का जो सिद्धांत है वो वाटसन ने दिया था। और वाटसन की जो पहली परिभाषा है इसमें है मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित एवं विशुद्ध विज्ञान है। कि मनोविज्ञान है तो हम जैसा व्यवहार करते हैं और जिस प्रकार से व्यवहार करते हैं वो उन सभी के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो ये सब तो व्यवहार में हमने देखा कि कोई व्यक्ति विशेष का उसका आचरण कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, वो किस प्रकार से लोगों से बातचीत करता है, किस प्रकार से लोगों के साथ में उठता बैठता है, वो सारी चीजें कहाँ से सीखने को मिली हमारे को व्यवहार से। तो इसीलिए कहा है कि व्यवहार का जो निश्चित विशुद्ध विज्ञान ही मनोविज्ञान है। इसके बाद में हुए मैकडूगल ने कहा कि मनोविज्ञान आचरण तथा यथार्थ का विज्ञान है। यानी कि मैकडूगल ने भी कहा कि जैसा हम आचरण कर रहे हैं लोगों के साथ में या किसी व्यक्ति विशेष के साथ में हमारा आचरण जैसा भी है तो उससे पता लगेगा कि हमारा व्यवहार भी कैसा होगा। तो आचरण होगा तो वो आचरण हम जिसमें हमारी नैतिकता आ जाएगी, हमारी समझ आ जाएगी, हमारी शुद्ध बुद्धि और हमारी योग्यता, हमारी शिक्षा, वो सारी चीजें हम आचरण के द्वारा प्रदर्शित हो जाती है। इसके बाद में जो तथा यथार्थ का विज्ञान है कि जो चीजें हमारे को प्रत्यक्ष में दिख रही है या किसी व्यक्ति विशेष को प्रत्यक्ष में दिख रही है या दिखाई दे रही है, यथार्थ यानी कि वास्तविकता, हमारी जो वास्तविकता जो लगती है वो ही मनोविज्ञान है। वुडवर्ड ने कहा है कि मनोविज्ञान के विषय में मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा को त्यागा, फिर इसने अपने मन को त्यागा, फिर इसने चेतना खोई और वर्तमान में यह व्यवहार के ढंग को अपनाए हुए हैं। वुडवर्ड ने कहा कि सबसे पहले जो मनोविज्ञान था उसने सबसे पहले अपनी आत्मा को त्यागा। आत्मा को इसलिए त्यागे कि सबसे पहले जो मनोविज्ञान के बारे में जानकारी रखने वाले थे तो उन्होंने सबसे पहले आत्मा के विषय में आत्मा को मनोविज्ञान कहा। फिर बाद में उसमें बहुत सारे लोगों ने जाना और नई नई बातें खोजी तो कहा कि ये आत्मा सब कुछ नहीं है, उसके लिए मन भी हमारा है कि केवल आत्मा नहीं है, उसके लिए मन भी होना चाहिए। क्या केवल आत्मा कुछ नहीं कर सकते, मन के अंदर बहुत सारी बातें ऐसी होती है जिससे अंतर्दृष्टि मन और यानी कि मन में जो कुछ भी हम किसी के बारे में कुछ भी कल्पनाएं कर सकते हैं वहां पर हमारी आत्मा नहीं जा सकती। आप जैसे अभी बैठे हो और बैठे बैठे अचानक सोच लिया कि मैं तो अमेरिका के अंदर जाऊंगा और वहां पर बहुत सारी बर्फ गिरे उसके और उस बर्फ के ऊपर घूम के आऊंगा। तो 1 मिनट के अंदर आप अमेरिका पहुंच गए और 1 मिनट भारत में हो। दूसरे आप लोग से ये सोच रहे हो कि अचानक एक इतनी बहुत तेज बारिश हो और वे उस बारिश के अंदर मैं नहाता हुआ आनंद लूं। तो मन है, मन कहीं पर भी जा सकता है। तो फिर बाद में ये मन के बारे में कि जैसा हमारा मन होगा वैसे ही मनोविज्ञान होगा। लेकिन फिर बाद में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने ऐसा कहा कि जब नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि केवल मन के भरोसे सब कुछ नहीं हो सकता। फिर उन्होंने कहा कि चेतना, कि जब हम सो रहे हो तब हमारा मन कहाँ चला जाता है, फिर तो हमारा मन काम ही नहीं करेगा। उसके लिए चेतना होना अनिवार्य है। अगर कोई व्यक्ति विशेष है वो चेतना अवस्था में होना भी जरूरी है। तो बहुत सारी बातें हैं। एक पूरा 100 वर्षों का काल था वो केवल चेतना के इर्द गिर्द रहा कि चेतना ही सब कुछ है। फिर बाद में कहा कि सब कुछ चेतना है कि जो हम मन, फिर चेतना के बाद में आ जाते कि मन है
एक तो चेतन मन होता है, एक अचेतन मन होता है, एक अर्धचेतन मन होता है। तो ये भी हो गया कि चेतन मन हो, जब हमारे को बहुत गहरी नींद आ जाए, माना कि कोई भी व्यक्ति विशेष बीमार है, तो उसकी तो हम उसके बारे में कुछ आकलन कर ही नहीं सकते। कोई व्यक्ति विशेष है जो सब कुछ झूठ बोलता हो या सब कुछ छुपा के रखता हो, तो उसके विषय में भी हम जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये तो गलत बात है। तो फिर बाद में बहुत सारे मनोवैज्ञानिक थे जिन, तो उन्होंने कहा कि तो ये चेतना की बातें भी गलत हो गई। फिर बाद में व्यवहार के बारे में कहा कि सब कुछ छोड़कर हम लोगों के साथ में जैसा व्यवहार करते हैं वो सभी मनोविज्ञान है। तो तभी वुडवर्थ थे, उन्होंने इस बात को चरितार्थ करके अपने इस मनोविज्ञान के विषय में एक अच्छे से परिभाषा दी। वो है, मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा को त्यागा, फिर इसने अपने मन को त्यागा, फिर इसने चेतना को, और वर्तमान में व्यवहार के ढंग को अपनाए हुए हैं। यानी कि वर्तमान में हम जो भी जिस प्रकार से जो भी व्यवहार करते हैं, जिस प्रकार से व्यवहार करते हैं, वो सारी चीजें ही मनोविज्ञान है। अगर हम जानवरों के साथ में अच्छा व्यवहार कर रहे हैं तो वो भी आप हमारे साथ में अच्छा व्यवहार करेंगे। हम किसी छोटे बच्चों के साथ में अच्छा व्यवहार करेंगे तो हमारे व्यवहार से पता लगेगा कि ये व्यक्ति विशेष किस प्रकार से है। हम कहीं पर घूमने जा रहे हैं और घूमने जा रहे हैं, या कहीं पर खाना खाने जा रहे हैं, या कहीं पर कोई शादी समारोह में जा रहे हैं, तो हमारे व्यवहार ही है वो सब कुछ हमारे कि हम कितने इंटेलिजेंट है, कितने बुद्धिमान है, हमारा वो व्यवहार ही सब कुछ सब लोगों को दिखा देता है कि इसका व्यवहार ऐसा है और यह व्यक्ति विशेष इस प्रकार से है। तो व्यवहार ही सब कुछ है। तो जैसा व्यवहार हम बड़ों के साथ में करते हैं, छोटों के साथ में कैसा व्यवहार होगा, बड़ों के साथ में कैसा मध्यस्थता रखने वाले अपने खुद की एज वाले जो व्यक्ति विशेष है उनके साथ में व्यवहार कैसा होगा। तो ये सारी बातें है ना, वो इन सभी बातों के बारे में अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। इसके बाद में जो शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा होगी ये शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा क्या है? शिक्षा व्यवहार का शुद्धिकरण है, यानी कि हमने जो शिक्षा ग्रहण की है तो हमारे अंदर वो शिक्षा ग्रहण की है तो हमारे अंदर झलकनी चाहिए। तो झलकेगी जब हम विनम्र रहेंगे, अच्छे रहेंगे, क्रोध कम करेंगे। ऐसा नहीं कि जो कभी भी आप लोगों ने देखा होगा, जितना व्यक्ति विशेष ऊंचे पद पर होगा और जितना अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति होगा, एक तो गुस्सा कम करेगा, दूसरा है वो बिल्कुल शांत अवस्था में रहेगा, उसको सारी बातें पता है कि ऐसा कुछ होने वाला है और ऐसा ही कुछ होगा, तो इतना भी नंबर रहेगा वो। और जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति विशेष देखा होगा आपने कभी, मिनट पर गुस्सा हो जाता है, हर एक बात को लेकर लड़ने को तैयार होता है। तो जितना शिक्षा ये सिखाते है कि विनम्र हो, और जो फिक्स है कि जो व्यक्ति शिक्षित होगा वो पूर्ण रूप से उसके अंदर अच्छी गुणवत्ता होगी। जैसे एक मारवाड़ी में कहावत है हमारे राजस्थान के अंदर कि अज जल गगरी छलकत जाए, यानी कि जिसके पास कम ज्ञान होगा वो ज्यादा इतर आएगा, और जिसके पास में ज्यादा ज्ञान होगा वो अपने आप अच्छा रहेगा। भरा हुआ घड़ा है वो उसमें से बहुत कम बार पानी निकलते हैं, यानी कि यह निकलता भी नहीं है। लेकिन आधा गड़ा हुआ है, आधा ज्ञान है किसी के पास में, तो वो सब खुद भी परेशान होगा और सब लोगों को भी परेशान करता रहेगा। इसके बाद में मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है। हम किसी के साथ में व्यवहार कर रहे हैं, कोई हमारे साथ में व्यवहार कर रहा है, हम किसी और व्यक्ति विशेष के साथ में व्यवहार कर रहा है, तो कोई और किसी और के साथ में कैसा व्यवहार कर रहा है। तो इन सब के बारे में हमारे को जानकारी कहाँ से मिलती है कि वो व्यक्ति अच्छा है, वो व्यक्ति बुरा है, वो ऐसा है, वो ऐसी है। तो ये सब क्या है? ये सब एक दूसरे के व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार के शुद्धिकरण के लिए व्यवहार का अध्ययन, यानी कि हमारे अंदर जो अच्छी गुणवत्ता है, यानी कि अच्छा टैलेंट है या अच्छी विशेषता हो, तो उन्हीं का एक विशुद्धिकरण रूप है, यानी कि पूर्ण रूप से परिमार्जित रूप है, वही शिक्षा मनोविज्ञान है। इसके बाद में शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में कहा कि मनोविज्ञान की एक शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान का है, मनोविज्ञान की एक शाखा है जो 1900 या जिसको हम 20वीं सदी भी बोल सकते हैं, 20वीं सदी में अमेरिका में
विकसित हुआ। यानी कि जो सबसे पहले जो मनोविज्ञान की प्रारंभ माना जाता है कि अमेरिका में ये सबसे पहले विकसित हुआ 20वीं सदी के अंदर। 1920 में 1920 में शिक्षा मनोविज्ञान के विकास के लिए थॉर्नडाइक, स्टोन, टर्मन आदि ने प्रयास किए थे। यानी कि 1920 के अंदर ये 21वीं सदी चल रही है, ये 20वीं सदी चल रही है, तो और 20वीं सदी में दो थॉर्नडाइक थे, स्टोन थे और टर्मन थे। इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान के विषय में बहुत प्रयास किए थे। इसके बाद 1940 में अमेरिका में अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन का गठन हुआ। यानी कि अमेरिका में एक कमेटी का गठन हुआ, अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन, इसका गठन किया गया। तब से शिक्षा मनोविज्ञान दो मनोविज्ञान का एक शाखा थी, उसको शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेजों में एक अनिवार्य विषय के रूप में लागू किया गया। यानी कि जो वर्तमान में बीएड प्रशिक्षण के अंदर है या बीएसटीसी प्रशिक्षण के अंदर है या बीएससी बीएड वाले जो प्रशिक्षण के अंदर है या एमएससी एमएड वाले जो प्रशिक्षण के अंदर है, उनमें एक विषय अनिवार्य रूप से लागू किया गया है, शिक्षा मनोविज्ञान। यह कब लागू गया? 1940 के बाद में जो अमेरिकन जो साइकोलॉजी एसोसिएशन की स्थापना की गठन किया गया, उसके बाद में यह लागू किया गया। उसके बाद में यह अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया कि सब जो शिक्षक प्रशिक्षण टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है जितने भी पूरे वर्ल्ड में, उन सब के अंदर शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ाया जाना चाहिए। अब है शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाओं में है पॉल्सनिक ने कहा कि मनोविज्ञान के नियम और सिद्धांतों का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में करना शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में, यानी कि शैक्षणिक कार्य के अंतर्गत मनोविज्ञान के जो सिद्धांत है, मनोविज्ञान के जो नियम है और उनका प्रयोग करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। कि कोई बच्चा है वो सही समय पर कार्य नहीं कर लेकर आ रहा है, तो मनोविज्ञान के माध्यम से उसकी जानकारी पर उसकी कैसे स्टडी की जाए और कैसे स्टडी करने के बाद में पता लगे कि यार क्या वजह थी आखिर जिसके कारण यह समय पर कार्य नहीं करके लगा। कई बार ऐसा होता है कि यार वो गया घर पर, घर वाले काम पर लगा दिए और जैसे वो स्कूल आया काम से थका हुआ रात को सो गया, फिर जल्दी उठा तो घर पर कोई काम करने वाला नहीं था, सारा काम उसी को करना हो, और तो इस कारण वो हर रोज काम करके नहीं लेके आ रहा। और उधर जाके टीचर ने अगर पता नहीं लगाया कि ये किस वजह से काम घर कार्य नहीं करके लेके आ रहा है, तो फिर बाद में बच्चों की पिटाई होगी। तो पिटाई होगी, पनिशमेंट दिया जाएगा बच्चों को। जब पनिशमेंट दिया जाएगा तो ये गलत है, फिर बच्चे को और ज्यादा काम करके नहीं लेके आएंगे कि वो उसी करना क्या है, होना जाना क्या है कि बस टीचर आएंगे और 2-3 बातें सुना के चले जाएंगे या हमारे को डांट देंगे, उससे ज्यादा होगा नहीं, तो हमारे को काम ही नहीं करनी पड़ेगा। तो कैसी स्टडी है एक तो, और एक क्रियात्मक अनुसंधान है। इनके माध्यम से हम किसी को भी सुधार सकते हैं जो एक फिक्स टाइम पीरियड के अंतर्गत। ने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन करता है। कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था के अधिगम के अनुभव का वर्णन करता है। ने कहा वो इस प्रकार से है कि कोई भी बालक है या कोई भी व्यक्ति विशेष वो जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक पहुंचेगा। वो पहुंचने के बाद में उसने कौन कौन सी विषय वस्तु सीखी और सीखने के बाद में वो क्या अपना अनुभव रखता है। कई बार देखा होगा कि आप लोग शादी समारोह में जाते हो, तो शादी समारोह में जाते हो तो आप लोगों ने कभी देखा होगा छोटा जो हलवाई है वो सारे पकवान बना लेते हैं, और पकवान बनाने के बाद में एकमात्र होती है सब्जी। सारे पकवान बनाने तो उन सबको किसी को टेस्ट नहीं करवाता, लेकिन एकमात्र होती है सब्जी। उसको टेस्ट करवाने के लिए 3-4 जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जो एज में बहुत ज्यादा होते हैं, तो उन लोगों से टेस्ट करवाता है कि हाँ यह
सब्जी अच्छी बनी है या नहीं बनी है, इसमें कौन नमक कम है या मिर्च ज्यादा है, या कुछ और कमी तो नहीं रह गई। फिर वो जब वो 4-5 लोग टेस्ट करने के बाद में बता देते कि हाँ सब कुछ ठीक है, तो वो सब हजारों लोगों के लिए फिर वही सब्जी काम में ली जाती। कई बार देखा तो होगा कि जो कई बार जब हमारे घर पर कार्य होते हैं, बहुत सारे जो उत्सव होते हैं, तो उत्सव में जो जितनी भी उत्सव से संबंधित जितनी भी गतिविधियां होती है, तो सबसे मुख्य बात है कि सबसे जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी सहायता ली जाती है, क्योंकि उनके पास अनुभव होता है, उनके पास उन्होंने वो सारी चीजें पहले से सीख रखी है, तो उनका अनुभव हमारे को काम आता रहता है, और हम उनसे पूछते हैं कि हमारे को करना क्या क्या है, फिर वो हमारे को अच्छे से राय दे देते हैं, और राय देने उनके बताए हुए निर्देशों के अनुसार हम कार्य करते हैं, तो सही से हमारा जो प्रोग्राम होता है वो पूर्ण रूप से संपन्न हो जाता है। एक कहावत है कि एक बार क्या होता है, एक बार एक शादी समारोह था। शादी समारोह में शर्त यह रखी गई कि ना लड़के की शादी तभी होगी, लड़के की शादी तभी होगी जब बिना किसी के आवाज किए हुए अचानक ढोल बजने लग जाए, तब लड़के की शादी होगी। तो सिचुएशन ये होगी, सब लोग अनजान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना ढोल को बजाए हुए अपने आप ही ढोल बजने लग जाए। तो फिर बाद में जो लड़के का जो दादाजी था, उसने अपना अनुभव है वो शेयर किया अपने बच्चों से। फिर उस दादाजी ने बताया कि आप ऐसा करो, मधुमक्खियों का छत्ता लो और वो एक डोल के अंदर डाल दो पूरी मधुमक्खियां, और ले चलो उसको वापस पैक करके, तो 1-2 छिद्र रख देना, जिससे कि ना मधुमक्खियों को ऑक्सीजन मिलती रहे। फिर वो अब वहां पर चले गए उसी शादी में। और जब वो अगले वालों ने कहा कि क्या हुआ, आप वो प्रयोग करके बताओ, तब दूल्हे को दुल्हन दी जाएगी। फिर बाद में दादाजी ने निर्देश दिए कि आप कोई भी आप में से कोई पर्टिकुलर एक व्यक्ति विशेष को चुन रखा था दादाजी ने, तो उनको बोला कि आप जाओ और वो ढोल लेके आओ, और ढोल लेके आए, और फिर एक बार ढोल को केवल एक बार बजाए, और एक बार बजाने के बाद वो मधुमक्खियां मोटी मोटी तो होती है, जो बहुरा मोह वाली है ना, वो मधुमक्खियां मोटी मोटी, और वो ढोल के चारों तरफ भिड़ने लगी, तो अपने आप ढोल बजने लगा, और ढोल बजा तो खूब समय तक बजता रहा। इस प्रकार से जो पुराने अनुभव है, यानी कि जो शिक्षा यह सिखाती है कि हमारे जो बुजुर्गों के पास में जितने भी पुराने अनुभव है, उन्होंने बहुत सी चीजें देखी है, बहुत सी चीजें सीखी है, तो सारे अनुभव है वो उनके पास है। तो उन अनुभवों के माध्यम से जो जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम के अनुभव का ही वर्णन करता है कौन, शिक्षा मनोविज्ञान। इसके बाद में कहा स्किनर, शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। यानी कि जो शिक्षा के शैक्षणिक परिस्थितियां कौन सी होती है, एक बालक वो अध्ययन कर रहा है, और अध्ययन कर रहा है तो वो किस प्रकार से अध्ययन कर रहा है, उसको कौन कौन सी विषय वस्तु याद है, कौन कौन सी विषय वस्तु नहीं याद है, वो सांस्कृतिक गतिविधियों में पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो समय पर अपना होमवर्क करके लेके आ रहा है या नहीं करके लेकर वो समय पर याद कर रहा है या नहीं कर रहा है। इन सभी ये सारे क्रियाकलाप कहाँ चलेंगे, जो शैक्षणिक परिस्थिति होती है वो, तो उसमें तो मानव का जो व्यवहार है, मानव का व्यवहार यानी कि एक बालक का व्यवहार है, तो बालक का व्यवहार जो होता है वो शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। यानी कि एक बालक है वो अपने शैक्षणिक परिस्थिति के अकॉर्डिंग क्या क्या कर रहा है। कई बार देखा होगा कि आप कई बहुत सी चीजों में देखते हैं कि कोई व्यक्ति विशेष है, उसके बारे में हम पता लगाते हैं, तो सबसे पहले कहाँ, घर वालों से पता लगता है, और पता लगने के बाद उसकी जो शैक्षणिक स्तर परिस्थितियां, शैक्षणिक स्तर, उसके बारे में पता लगता है कि यह बच्चा कैसा था। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो उनके परिस्थिति, घरों की परिस्थितियां वो कमजोर होती है, लेकिन स्कूल की परिस्थितियां ऐसी हो कि वहां पर जो कुछ भी पढ़ाया जाए वो बच्चे को याद रहे, और बच्चा अच्छा पढ़ लिख जाए, जिसमें बच्चा इंजीनियर भी बन सकता है, कलेक्टर भी बन सकता है, और वैज्ञानिक भी बन सकता है। तो वो परिस्थिति डिपेंड करती है कि एक बालक है उसका व्यवहार है।
जो शैक्षणिक परिस्थिति के अनुसार कैसा कैसा होना चाहिए। अगर बालक का अच्छा व्यवहार होगा शैक्षणिक परिस्थिति के अकॉर्डिंग, तो वो शिक्षा मनोविज्ञान के जितने भी प्रयोग किए जाएंगे बालक के ऊपर, वो सबके सब कारगर सिद्ध होंगे। अच्छा, तो विद्यार्थियों, हमारा जो अगला टॉपिक है वो मनोविज्ञान की शाखा है। मनोविज्ञान की शाखा में तो पहला है शुद्ध और सैद्धांतिक मनोविज्ञान, यानी कि जो मनोविज्ञान है वो शुद्ध और सैद्धांतिक मनोविज्ञान है, यानी कि ये मनोविज्ञान है वो सिद्धांतों पर आधारित है। ये एक मनोविज्ञान की शाखा है। दूसरा है सामान्य मनोविज्ञान। ये सामान्य मनोविज्ञान जिसमें जो मनुष्य है सामान्य क्रियाकलाप करता है कि कौन कौन सी गतिविधियां उनको करनी चाहिए, कौन कौन सी गतिविधियां उनको नहीं करनी चाहिए, किस प्रकार के क्रियाकलाप करने चाहिए, किस प्रकार से नहीं करना चाहिए। तो वो सारी बातें उन सभी विषय वस्तुओं का अध्ययन है सामान्य विज्ञान के मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा है असामान्य मनोविज्ञान, यानी कि इसके अंतर्गत जो असामान्य मनोविज्ञान है इसके अंतर्गत की कौन सी अवांछनीय क्रियाएं हैं या कौन सी ऐसी गतिविधियां हैं जिनको नहीं करना चाहिए, तो उनके बारे में जब जो अध्ययन के मनोविज्ञान से संबंधित उनके बारे में अध्ययन किया जाता है तो वो असामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। पशु मनोविज्ञान। पशु मनोविज्ञान का जो पशु मनोविज्ञान के बारे में सबसे पहले जो कहा था वो थॉर्नडाइक था। इन्होंने सबसे पहले पशु मनोविज्ञान से संबंधित बातें बताई थी कि पशुओं का व्यवहार किस प्रकार से होगा और पशुओं को किस प्रकार से हमारे को ट्रीट करना चाहिए। कि कोई पशु है का आपने देखा होगा कि बहुत सारे पशु हैं अलग अलग प्रकार से, जैसे कुत्ता बिल्ली वो, और जिन पशुओं को हम पालते हैं गाय भैंस बकरी, तो ये किस प्रकार से अपनी गतिविधियां करते हैं और उनके पास में उनको किस प्रकार से ट्रीट किया जाए जिससे कि वो उनका व्यवहार भी अच्छा होता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बकरियां ऐसी होती है जो हमेशा गुस्सैली अवस्था में तो उनको उनके साथ में कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। कुछ जानवरों के बच्चे कुछ जानवरों और कुछ जानवरों के बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनका व्यवहार ऐसे नहीं होता, तो उनको धीरे धीरे सुधारा जा सकता। तो इससे संबंधित जो व्यवहार से पशुओं के व्यवहार से संबंधित जो मनोविज्ञान है पशु मनोविज्ञान, इसके प्रवर्तक थे थॉर्नडाइक। इसके बाद में जो शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर जो एक शिक्षा के क्षेत्र में यानी कि कौन कौन से कार्य किए जाने चाहिए, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि शिक्षा मनोविज्ञान के शैक्षणिक क्षेत्र के अंदर जितनी भी गतिविधियां होती है उन सब के बारे में किया जाने वाला अध्ययन, उन सब के बारे में किया जाने वाला, उन सभी से के संबंध में किया जाने वाला जो व्यवहार है वो शिक्षा मनोविज्ञान है। अब है मानव मनोविज्ञान। मानव मनोविज्ञान के एक मानव है तो जन्म से लेकर मृत्यु तक किस प्रकार से अपने की जो क्रियाकलाप करते हैं वो कौन कौन सी स्थिति में किस प्रकार से शादी होने के बाद में वो किस प्रकार से रहता है, उसका जीवन किस प्रकार से चलता है, लोगों के साथ वो किस प्रकार से रहता है। तो इन सभी बातों का अध्ययन है मानव मनोविज्ञान के अंतर्गत होता है। बाल मनोविज्ञान एक बालक है, बालक की जो जन्म से लेकर किशोरावस्था तक की जो अवधि चलती है वो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत आते हैं, जिसमें बालक के उन क्षणों का उन पहलुओं को मद्देनजर रखा जाता है कि बालक 1 वर्ष का है तो उसको कौन कौन सी विषय वस्तु की आवश्यकता है और वो उसका व्यवहार कैसा है। कई बार देखा होगा कि एक बालक है अगर वो बीमार हो जाता है, छोटी अवस्था में बालक बीमार हो जाता है तो उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और वह दवाई लेने में बहुत सारी आनाकानी करता है। तो आजकल तो डॉक्टर भी ऐसे हो गए तो बालक को सते उसको इंजेक्शन दे देते हैं और बालक को पता भी चलता है कि ना वो उसको और दवाई भी, और कुछ आजकल तो दवाइयाँ भी ऐसे आने लगी जैसे लॉलीपॉप टाइप में ना दवाइयाँ दी तो बालक चूसता रहेगा और दवाइयाँ भी काम कर जाएगी। तो इस प्रकार से जो बालकों के संबंध में जो मनोविज्ञान की शाखा है बाल मनोविज्ञान। फिर बने किशोर मनोविज्ञान। किशोर मनोविज्ञान में आप लोगों ने देखा होगा कि किशोर अवस्था में यानी कि कक्षा 10 से लेकर कक्षा 8 या 10 से लेकर जितने भी बालक 10 से लेकर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में जो जितने भी बालक है यानी कि 12 से लेकर 18 की एज में जितने भी बालक बालिकाएं हैं
वो किशोरावस्था के अंतर्गत आते हैं। तो वो बालक बालिकाएं, उनके माइंड पे बहुत सारी बातें चलती है, खुद को एक सपने भी होते हैं, घर वालों के सपने भी होते हैं, और खुद की इच्छाएं भी होती है कि मैं एक समय ऐसा आएगा मैं पूरे पूर्ण रूप से फ्रीडम हो जाऊंगा, और फिर और एक कि मैं ये इतना सा पढ़ लूँ, और फिर ये 2 साल और पढ़ना है, और उसके बाद मेरे को नहीं पढ़ना, फिर मेरे मजे मजे। तो वो बालकों के साथ उनके मन में क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है, वो कौन सी दवा में रहे, ये इस एज में बहुत सारी बातें हैं जो पेरेंट्सों से शेयर की जाती है, और बहुत सारी बातें हैं जो पेरेंट्सों से शेयर नहीं की जाती, केवल दोस्तों से शेयर की जाती है। तो इस प्रकार से जो बातें हैं उनका बारे में अध्ययन किया जाता है, वो किशोर मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। प्रौढ़ मनोविज्ञान के अंदर जो प्रौढ़ अवस्था में होता है, यानी कि जिनकी 35 से लेकर 50 तक की एज होती है, वो प्रौढ़ अवस्था के अंतर्गत आते हैं। तो इस एज में उनके घर परिवार परिस्थितियां और समाज की जो स्थितियां हैं, उनसे वो किस प्रकार से अपना वैवाहिक जीवन है, वो किस प्रकार से सुख सुविधाओं के पास से गुजारे, उनके पास में क्या क्या संसाधन है, क्या क्या नहीं है होने चाहिए, वो क्या कौन कौन से में उनके सामने ये समस्या आने वाली है, उनका मानसिक लेवल किस प्रकार से होगा, उनके मन की स्थितियां किस प्रकार से होगी। तो इन सभी बातों का अध्ययन प्रौढ़ मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। समाज मनोविज्ञान, समाज में रहने वाले लोग हैं, वो समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत है। तो इसका तो इसके बारे में अध्ययन किया जाता है तो J.L. मोरिनो, इन्होंने इस समाज मनोविज्ञान के बारे में बताया, तो जिसको जो और इसके बारे में सिद्धांत भी है समाज में मनोविज्ञान, समाज मिति विधि है ना। इस विधि को, यानी कि बालकों को, एक बालक है वो समाज में किस प्रकार से व्यवहार करेगा, बड़ा होने के बाद में वो किस प्रकार से व्यवहार करेगा बड़ों के साथ में, छोटे के साथ में, और वो समाज से क्या सीखेगा, कौन कौन सी परिस्थिति में समाज की भूमिका होती है, और कौन सी परिस्थिति में समाज बालकों के साथ बिल्कुल रूप से खड़ा रहता है। तो इससे संबंधित, और समाज में लोगों के द्वारा एक बालक को क्या क्या सीखने को मिलता है, तो ये सारी बातें हैं समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत आपको सीखने को मिलती है। नैदानिक मनोविज्ञान है, इसमें क्या है कि जो पहले कोई भी व्यक्ति विशेष है उसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त कर ली जाती है, और फिर बाद में उसका उचित उपचार किया जाता है। तो ये नैदानिक इस प्रकार की जो प्रक्रिया है वो नैदानिक मनोविज्ञान के साथ। इसमें परामर्श में क्या होता है कि बालक की जो शारीरिक, मानसिक और शैक्षणिक स्थितियों को जानकर ही उसको परामर्श दिया जाता है कि आप लोगों को इस प्रकार से यह कार्य करना है, जिससे कि आप लोग भविष्य के अंदर आप लोगों को ये सुविधा हो सके। कई बार ऐसा होता है कि जो गाइडेंस, जिसको हम बोलते हैं, परामर्श मतलब गाइडेंस होता है, जिसको हम गाइडेंस बोलते हैं कि कोई भी एक व्यक्ति विशेष है जिसको बहुत सारी समस्या हो रही है, लेकिन वो उसको गाइडेंस के चक्कर में वो जो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन जब अगर उचित परामर्श मिल जाता है किसी व्यक्ति विशेष को, तो वो अपने जो चाहता है वो उस मंजिल को प्राप्त कर लेता है। इसके बाद में दैहिक मनोविज्ञान, यानी कि दैहिक मनोविज्ञान एक मानव शरीर के अंदर को मानव शरीर से लिया गया है, ये जो या कोई भी व्यक्ति विशेष है उसके शरीर से लिया गया है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो एक मानव है उसमें कौन से समय पर क्या, उसके शरीर में कौन से समय में क्या क्या परिवर्तन होंगे और किस प्रकार के परिवर्तन होंगे, और उन परिवर्तनों के क्या क्या परिणाम होंगे और उनके क्या उपाय है, इससे संबंधित जो अध्ययन किया जाता है वो दैहिक मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। अब जो अगला है, जो मनोविज्ञान की अगली शाखा है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। ये संज्ञानात्मक मनोविज्ञान किसने दिया था? संज्ञानात्मक मनोविज्ञान जीन पियाजे के द्वारा दिया गया। ये जीन पियाजे ने दिया था संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। इसमें क्या होता है कि हम प्रत्यक्ष में जो चीजें देखते हैं और प्रत्यक्ष में कोई भी विषय वस्तु देखी और देखने के बाद हमारे को उस समय तो वो याद रह गई, लेकिन स्मृति काल जैसे जैसे स्मृति की एक विशेषता होती है कि हम जैसे जैसे
टाइम पीरियड निकलता जाता है तो हम उसी विषय वस्तु को पूर्ण रूप से भूल जाते हैं। और जब भूलने के बाद में अचानक वो कई दिनों तक हमारे को याद नहीं, और उसी विषय वस्तु से संबंधित हमारी को वो तथ्य अगर हमारी माइंड में वापस सामने प्रकट होते हैं तो वो सारी चीजें आ जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि आपका कोई दोस्त है और दोस्त कक्षा 10 में आप लोग पढ़ रहे हो और वो दोस्त बिछड़ गया। बिछड़ने के बाद तो आप लोग अगर अभी 5 साल 6 साल या 10 साल के बाद में अचानक वो दोस्त आपको याद आया और याद आते वो कई बाजार में खड़ा दिख गए और आप लोग बस में बैठे तो अचानक वो सारी स्मृतियां उस दोस्त को देखते हैं, अचानक आपके माइंड में वो सारी स्मृतियां जाग जाएगी जो आपके साथ में जीवन में कभी घटी थी। इसी संज्ञानात्मक मनोविज्ञान से संबंधित एक और दूसरा पहलू है जिसमें महाकवि कालिदास उन्होंने एक उपन्यास लिखा है अभिज्ञान शाकुंतलम। इसमें भी दुष्यंत और शकुंतला का जो सारा विवरण है वो अभिज्ञान के ऊपर ही है, यानी कि अभिज्ञान संज्ञानात्मक जो उसको एक विषय वस्तु का पहले को संज्ञान हुआ और फिर बाद में उसका ज्ञान हो गया, और ज्ञान होते ही वो पहले उसकी क्या स्थिति थी, उसने जो दुष्यंत था उसने अपनी पत्नी को छोड़ देता है, यानी कि शकुंतला को त्याग देता है, और जैसे उसको एक जो मुद्रिका थी उसको एक मछुआरा वापस ला के देता है कई सालों के बाद में, मछली के पेट में निकली थी वो मुद्रिका और वापस ला के देता है, और तो उसको वो ज्ञान सारी विषय वस्तु ज्ञात हो जाती है कि मेरे भी एक पत्नी भी थी, उसका एक बेटा भी हो गया होगा और वो बड़ा भी हो गया। फिर बाद में उसकी खोज निकल जाता है और लास्ट में वो शकुंतला उसको दुष्यंत को मिल जाती है। तो ये सारी बातें हैं, इससे संज्ञान से संबंधित सारी बातें हैं वो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत पढ़ी जाती है, जिसमें बालकों के अधिगम से संबंधित यानी कि वो कैसे किस प्रकार से सीख रहे वो बात। अगला है व्यक्तित्व अलग अलग प्रकार के होते हैं। कई लोगों का व्यक्तित्व ऐसा होता है कि मैं सब लोगों को भाषण दूं, और वो भाषण तो नेता टाइप के जो प्रवृत्ति के लोग होते हैं, यानी कि जिन लोगों के अंदर जो नेतृत्व करने की जो क्षमता पाई जाती है तो वो सब लोगों को भाषण देते हैं, और भाषण इस प्रकार से दिया जाता है कि सब लोग उनकी बातों को ध्यान से सुन लेते हैं, और सुनने के बाद में वो उनकी सारी बातें मान लेते हैं। जैसे हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र नाथ मोदी जी, तो उनके भाषण सुनने के लिए पूरा इंडिया तरसता रहा कि जैसे ही उनके भाषण प्रारंभ हुए तो बहुत सारे लोग टीवी मोबाइल सब कुछ ऑन करके उनके भाषणों को सुनते रहते हैं। तो इस प्रकार का जो लोगों में व्यक्तित्व आ जाता है वो नेता व्यक्तित्व। एक होता है जो नेतृत्व और एक होता है जो पिकनिक टाइप के लोग होते हैं, तो जिसको केवल खाना पीना और बस मौज मस्ती करना। तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं उनको उनके अंदर पिकनिक टाइप के व्यक्तित्व पाए जाते हैं। इसी के अलावा जो खेलना कूदना और गेम में भाग लेना और अच्छे और अपने आप को यानी कि जो स्वर्ण मेडल है गोल्ड मेडल है वो सारे पद हासिल करना। तो इस प्रकार जो खेलकूद से संबंधित जो प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले लोग होते हैं तो उनके अंदर एथलीट टाइप का व्यक्तित्व पाया जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शिक्षा के अंदर सब कुछ अच्छा करने वाले होते हैं, तो जो शिक्षाविद के रूप में जाने जाते हैं, तो उनका व्यक्तित्व शिक्षा टाइप का होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा कलाकार बन सकता हूँ, दुनिया का सबसे अच्छा राइटर बन सकता हूँ, दुनिया का सबसे अच्छा कवि बन सकता हूँ। तो इस प्रकार के लोगों के अंदर जो व्यक्तित्व पाए जाते हैं, कलाएं पाई जाती है, तो वो उनके व्यक्तित्व को के ऊपर निर्भर करती है। तो इससे संबंधित जो बातें की जो व्यक्ति से अध्ययन किया जाता है वो सब व्यक्तित्व के इसी व्यक्तित्व मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। विकासात्मक मनोविज्ञान है जिसमें है ना किशोर किशोरी बालक बालिकाओं का जो विकास है, विकास का अलग अलग पायदान होता है। तो विकासात्मक मनोविज्ञान का जो सिद्धांत है जिसको संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत भी कहा जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान में संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ये सिद्धांत भी दिया था जीन पियाजे ने। जीन पियाजे ने यह सिद्धांत दिया था। इसके साथ में तो विकास में होने वाले यानी कि एक टाइम पीरियड के अनुसार उनमें क्या क्या परिवर्तन होगा विकासात्मक मनोविज्ञान के अंदर
एक बालक है, बालक के अंदर कौन कौन सी विषय वस्तुओं को लेकर क्या क्या परिवर्तन होगा। पहली क्लास में था तो उसकी मानसिक शक्ति कैसी होगी, दूसरी क्लास में गया तो उसकी शारीरिक और मानसिक शक्तियों पे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, वो उसके सोचने के। तो आपने देखा होगा जो पहली क्लास में बच्चा होता है उनको पहली दूसरी से 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को सबसे ज्यादा रटने पर जोर दिया जाता है। फिर रटने के बाद में 6ठी से लेकर 8वीं तक उनको समझ तो धीरे धीरे जैसे जैसे आगे की कक्षाएं में बढ़ता जाता है वो तो उनको समझने के ऊपर बल दिया जाता है। सारी किताबें भी उसी अकॉर्डिंग बनाई जाती है कि बच्चा सबसे ज्यादा समझ सके। तो ये संज्ञान विकास है तो मनोविज्ञान है, जैसे जैसे बालक का विकास होगा उस विकास के अकॉर्डिंग ही उसको पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद में है प्रयोगात्मक। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के सबसे पहले प्रयोगशाला विलियम वोल्ट ने की थी। उसके बाद में जो भारत में है वो गुप्त सेन ने की। तो ये प्रयोगात्मक यानी कि बालकों के ऊपर, कुत्तों के ऊपर, जानवरों के ऊपर, सबके ऊपर, बिल्ली के ऊपर, चूहे के ऊपर, कबूतर के ऊपर जितने भी प्रयोग किए गए हैं वो मनोविज्ञान की जो प्रयोगशाला, जो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है उसके अंतर्गत आते हैं। यानी कि बालकों को सिखाना हो या किसी कोई भी जो सर्कस के जानवर है, एक ट्रेनर है वो सर्कस के जानवरों के ऊपर जो प्रयोग करता है यानी कि जंगली जानवरों के ऊपर प्रयोग करता है और प्रयोग करने के बाद वो उन जानवरों को अच्छे से सिखा देता है। जैसे हाथी है वो उसको बॉल के ऊपर डांस करता है, कुछ शेर है, शेर को है ना वो बॉल बंगाल है उनके अंदर से निकला एक महिला है वो एक केवल एक हाथ के बल झूलों के अंदर झूलती हुई आपको दिख जाएगी। वो सारे जो है वो प्रयोगात्मक हर बार प्रयोग कर करके सीखने को मिलता है। तो ये सारी बातें हैं प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के अंदर सीखने को मिलती है। व्यक्तिगत कि एक व्यक्ति है वो किस प्रकार से अपने आप, अपना जीवन और अपने जो घर वालों का जीवन है और समाज में वो किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। तो उससे उसके जीवन काल में होने वाली जो समस्याएं हैं, घटनाएं हैं, उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो वो व्यक्तिगत मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। एक है मनोमिति यानी कि इसके अंदर है कि एक मनुष्य है उसके मन में क्या चल रहा है, वो चेतन अवस्था में है या नहीं है, वो किस प्रकार से वो सोचता है, किस प्रकार से वो समझता है, यानी कि वो उसके मन की जो भावनाएं हैं वो किस प्रकार से समझ सके, वो उसके माइंड में क्या चल रहा है। कई बार देखोगे ये मनोनीति विज्ञान में वो ऐसी बातों का अध्ययन किया जाता है कि एक बालक है अगर उसके मन को नहीं समझा गया, उसकी भावनाओं को नहीं समझा गया, तो उसके भावों को नहीं समझा गया तो क्या होता है कि कई बार बच्चे कक्षा 10 के रिजल्ट आते हैं, बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। तो वो क्या वो उनके पेरेंट्स उनकी मनोनीति या मनोमिति यानी कि उनके मन में क्या चल रहा है, किस प्रकार से चल रहा है, उन सारी बातों को नहीं समझ पाते हैं और फिर बातें उनको वो बच्चे समझते हैं कि मैं इस संसार में केवल अकेला हूँ और मैं गलत, इस सृष्टि में मैं गलती आ गया इसलिए मेरा इस दुनिया में कोई जीने का अधिकार नहीं। तो ऐसी स्थिति हो जाती है। तो वो ऐसी स्थिति नहीं हो उससे संबंधित बातें हैं वो मनोविज्ञान के अंतर्गत की जाती है। अति इंद्रिय जो मनोविज्ञान है इसके अंदर है पुनर्जन्म से संबंधित बातें जानने को मिलेगी। इसके बाद में टेलीपैथी है, उससे संबंधित बातें जानने को मिलेगी। इसके अलावा जो हमारी इंद्रिय है, 10 इंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, और उनसे सब वो किस समय किस प्रकार से कार्य करेगी और क्या क्या किस समय वो ओपन होगी, किस समय बंद होगी और कौन से समय इंद्रिय कब खुल लेनी चाहिए, इनसे संबंधित जो तमाम बातें हैं उनका अध्ययन अतीन्द्रिय के मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो औद्योगिक मनोविज्ञान है इसके अंदर उन लोगों का अध्ययन किया जाता है जो एक औद्योगिक संस्थाओं में काम करने वाले लोग हैं, उनकी थकान है, उनके साथ में वो किस प्रकार से एक मालिक किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है और उनको समय पे वो उनकी जो मानसिक स्थिति है उनके बारे में, इसके साथ में उनकी जो उद्योग से संबंधित है या जो कंपनी है उससे संबंधित उसको लेकर उनके कार्यों को लेकर वो संतुष्ट है या नहीं है, इन सभी बातों का अध्ययन औद्योगिक मनोविज्ञान के अंदर किया जाता है। अभियांत्रिक मनोविज्ञान के अंदर क्या होता है कि अभियांत्रिक मनोविज्ञान के एक यंत्र से संबंधित जिसको जितना ज्ञान होता है, कौन कौन से यंत्रों को से संबंधित ज्ञान होना चाहिए और ज्ञान होने के बाद में है ना अब वो माइंड में कोई गलत फहमियां या गलत चीजों का शिकार तो नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि
कि यंत्र तो चलाना आ गया, लेकिन हम जब हमारा माइंड सेट नहीं हो अच्छे से, तो कई बार बड़ी से बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। तो ये सारी बातें हैं और व्यांतिक मनोविज्ञान के अंतर्गत सीख अध्ययन करने को मिलेगी। सैनिक मनोविज्ञान, सैनिक मनोविज्ञान में होता है कि एक सेना यानी कि समूह में किस प्रकार से लोग रहते हैं, और उन लोगों के पास में कई बार ऐसा होता है कि उन लोगों के सब लोगों के पास सामने एक दबाव वाली स्थिति हो जाती है कि उनको मजबूरी में बहुत सारे कार्य उनको करना होता है। जैसे सेना के साथ में तो ज्यादातर बार ऐसा होता है, लेकिन उनके माइंड को यह ध्यान के उनको कि क्या परिस्थिति है जिनके कारण वो दबाव की स्थिति में, और क्या परिस्थिति, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न नहीं हो जिनमें वो दबाव की स्थिति में नहीं रहे और अच्छे से वो अपना कार्य है वो टाइम समय पर कर ले। क्योंकि जो समूह है उनके साथ में बहुत सारी परिस्थितियां होती है, कई बार आपस में झगड़े भी हो जाते हैं एक दो समूह के बीच। तो ये सारी जो सैनिक यानी कि जो समूह में रहने वाले लोग हैं वो किस प्रकार से रहे और किस प्रकार की गतिविधियों को अपनाए रखें, जिससे कि वो अपने आप को व्यस्त माने और ज्यादा से ज्यादा वो कार्य करने में सक्षम हो सके। अच्छा, तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।